हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मोशन की। देखो, मोशन होता क्या है। जैसे आप स्कूल आते हैं तो स्कूल आप कैसे आते हैं, आप व्हीकल यूज करते हैं, स्कूल बसेस यूज करते हैं स्कूल आने के लिए, या आपका स्कूल बहुत कम डिस्टेंस में है, बहुत कम दूरी में है, तो आप वॉक करके अपने स्कूल जाते हैं। तो ये चीज क्या होती है, मोशन। जब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो टाइम के साथ मूव करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ, क्योंकि हमें, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको कुछ टाइम लग रहा है ना स्कूल जाने में, तो क्या होता है मोशन, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो चीज क्या होती है, मोशन। अब अगर हम बात करें किसकी, ट्रांसपोर्ट की, क्या आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं जो आप यूज करते हैं मोशन के लिए। जैसे अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है तो बहुत दूरी पे जाना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहले से क्या होता था, हम बहुत पहले की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, अपने पैरों से, अगर उन्हें कहीं जाना है, कहीं उनको मूव करना है, तो वो क्या करते थे, चल के जाते थे। और उनका कोई भी सामान होता था अपने बैग में लेके जाते थे। तो मतलब पहले से जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता था तो तब भी मोशन होता था। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी मोशन होगा। तो इसीलिए हम मोशन को क्या कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम पे जब क्या है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, वही चीज क्या होती है, मोशन होती है। और उसके बाद क्या है कि जब क्या हुआ, लोगों को समझ में आने लगा तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज करने लगे, एनिमल का यूज करने लगे। मीन्स क्या है कि वो अपने सामान को, जैसे हॉर्स का यूज करके इस तरीके से क्या करने लगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, या मोशन होने लगा, मूवमेंट होने लगा। उसके बाद जैसे बहुत चीजें इन्वेंट हुई, धीरे धीरे टाइम बढ़ा, नई नई चीजें इन्वेंट हुई, ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड हुए वो क्या हुए, डिफरेंट मोड से ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। जैसे जब बोट इन्वेंट हुई तो आप पानी के ऊपर से भी चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। व्हील इन्वेंट हुई तो क्या हुआ कि जो एनिमल यूज किया जाता था, जहाँ पे सामान को ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, वहां पे क्या हुई, व्हील के इन्वेंट होने से एनिमल की जगह पे व्हील यूज होने लगी। पहले से क्या होता था कि जो आपने बैलगाड़ी सुनी होगी, तो बैलगाड़ी में क्या होता है, आगे से बैल लगी होती थी, पीछे से व्हील लगी होती थी। तो इससे क्या करती थी, जो बैल है वो उसको क्या, बुल क्या करती थी, आगे को खींचती थी, और वो व्हील से क्या होती थी, जो बैलगाड़ी है वो आगे को बढ़ती थी। तो ये चीज भी क्या होती है, मोशन। क्योंकि हम क्या समझना चाहते हैं, मोशन होता क्या है, मूवमेंट होता क्या है। तो इसीलिए हम समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कि पहले से तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से चल के जा रहे हैं, फिर एनिमल का यूज कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे व्हील्स इन्वेंट हुई तो व्हील का यूज होने लगा, और बोट्स का यूज होने लगा, स्टीम इंजन इन्वेंट हुए तो क्या हुई, एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड डेवलप हुआ। क्योंकि क्या हुई, अगर इंजन का, स्टीम इंजन का इन्वेंट होगा तो उससे क्या होंगी, रेलगाड़ी बनेंगी। रेलगाड़ी से क्या हुआ, तो हमारा जो मोशन था वो और सिंपल हो गया। जितनी डिस्टेंस लोग पैदल चलने में, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, अगर क्या है कि आपको एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, और तो उतना ही टाइम आपको लगेगा जितना आपके ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट हुए, उससे क्या हुआ, आप कम टाइम पे बहुत जल्दी उस जगह पे पहुंच गए। पहले क्या था, पैदल चले, उसके बाद जब एनिमल का यूज हुआ तो थोड़ा टाइम कम लगा। उसके बाद जब क्या हुई, जो रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इन्वेंट हुए तो उससे और कम टाइम गए। फिर एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये सब ने क्या किया, टाइम कम करते गए। पर ये चीजें किसके लिए यूज हुई, मोशन के लिए। जैसे ऑटोमोबाइल्स होती है, मोटर कार, ट्रक, बसेस, ये धीरे धीरे क्या हुई, इन्वेंट हुई। इससे हमारा मोशन क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। हम कह सकते हैं ना कि पहले से लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे, उससे क्या था, टाइम ज्यादा लगता था। इन चीजों के, इन ट्रांसपोर्टेशन के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि जो टाइम लगने लगा वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। तो 20वीं सेंचुरी में आते आते इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट, इन सब का क्या है,
इन्वेंशन हुआ और ये क्या हुए, इन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टेशन को क्या किया, इम्प्रूव किया, हमारे टाइम को भी क्या किया, कम किया। मतलब हम एक डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में क्या करने लगे, पूरा करने लगे। तो ये चीज क्या है, हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज करते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों का जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन ट्रांसपोर्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। देखो एग्जाम्पल बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। अगर लैंड की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल क्या है, सिंपली बसेस, कार, मोटरसाइकिल जो लैंड में मूव करती है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट किसके थ्रू होता है, लैंड पे होता है। एग्जाम्पल ऑफ जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, बोट, शिप, जो भी वो ट्रांसपोर्ट जो वाटर के ऊपर यूज करके आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, तो ये सब क्या होते हैं, हॉट एयर बलून। तो ये क्या है, वो ट्रांसपोर्ट जो एयर में मोशन कराते हैं। तो आप समझ गए होंगे मोशन क्या होता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो हम क्या है, कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके हम मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय करी, आप कितनी दूर गए। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, जब आपको पता चलेगी कि डिस्टेंस कितनी है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है कि आपका स्कूल इतनी दूरी पे है, ठीक है। तो आपको आइडिया है कि मुझे बस लेनी है या मुझे पैदल जाना है, तो आपको उसकी डिस्टेंस के बारे में जानकारी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे वॉक करके जाना है या मुझे बस लेनी है या रिक्शा लेना है। तो ये चीज कि कितनी डिस्टेंस है, ये पता होने से क्या है कि आपको पता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके, मूव करके क्या है, आपको आइडिया रहेगा कि आपको चल के जाना है, बस लेके जाना है, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। क्योंकि कुछ डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो आपको एरोप्लेन या आप पैदल चल के तो उतनी दूरी जा नहीं सकते। तो अगर आपको डिस्टेंस के बारे में आइडिया होगा तो आप सिंपली क्या है, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है कि मैं उस जगह तक पहुंच सकूं। इसको हम एक्टिविटी से समझेंगे कि हाउ वाइड इज द डेस्क, कि कितना वाइड हमारा डेस्क है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, आप डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे गिल्ली और डंडा से। इसमें क्या करेंगे, आप एक डेस्क के मिडल में एक सेंटर लाइन खींच देंगे, बिल्कुल बीचों बीच में। अब आप जो बच्चे खेलते हैं ना गिल्ली डंडा से, ये हो गया क्या, डंडा हो गया, और ये आगे की छोटी सी क्या हो जाती है, गिल्ली। तो इसको यूज करके आप क्या करेंगे, अपने डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपके दो डंडे और दो गिल्ली के बराबर आपकी डेस्क की लेंथ है। तो आपको सिंपली पता चल गया कि हमारे दो डंडे और दो गिल्ली के बराबर हमारे डेस्क की लेंथ है। पर अगर क्या है, आप कुछ टाइम बाद फिर से अपने डेस्क की लेंथ को अगर मेजर करेंगे विथ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली डंडा, मतलब जो गिल्ली डंडा आपने अपने प्रीवियस डेस्क की लेंथ के लिए यूज किया, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप दूसरे सेट को यूज करेंगे। तो वहां पे क्या देखेंगे आप, एक प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि आपका क्या है, डिफरेंस आ गया आपके गिल्ली डंडा में। तो लेंथ में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जब आप मेजर करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, जो आपका डेस्क है उसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा, बच जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है किसी चीज की भी लेंथ को मेजर करने का। ये क्या है, सिंपली कि हम कहते हैं ना कि पहले से लोग एक आइडिया से बताते थे कि इतनी दूरी है। तो ये चीज कि हम गिल्ली डंडा से डेस्क की लेंथ माप रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर हम सेम गिल्ली डंडा यूज करें तो आपकी हमेशा वही चीज आएगी। पर अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें डिफरेंस कर दिया तो क्या हो जाएगी, लेंथ बदल जाएगी। अब क्या है कि आपने देखा कि अगर आपके डिफरेंट सेट की गिल्ली डंडा यूज करा तो आपके डेस्क की लेंथ क्या होगी, बदल गई। अगर अपने डेस्क की लेंथ को स्ट्रिंग से यूज करें, आप एक डोरी से अपने डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या होगा,
जो आपके पास ये डोरी है, स्ट्रिंग है, तो उसमें क्या करें, अगर आप इसको डिवाइड कर दें कुछ पार्ट्स में, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, उसके बाद जब आप अपने डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे तो आपको जो डेस्क की एग्जैक्ट लेंथ है वो पता चल जाएगी। या आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना, उससे अगर आप अपने डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डेस्क की लेंथ कितनी है। ये वो तरीके हैं कि जो पहले से लोग यूज करते थे जब स्टैंडर्ड स्केल नहीं थे। जब स्टैंडर्ड स्केल इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे लोग क्या है कि जैसे उनके पास कोई लकड़ी है, या जैसे वो कोई भी चीज हो उनके पास जिसका वो यूज करके क्या कर सके, लेंथ को मेजर कर सके, तो उन चीजों को यूज किया जाता था जब तक हमारे स्टैंडर्ड स्केल नहीं बने। स्टैंडर्ड स्केल क्या होता है, जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना, वो आपका स्टैंडर्ड स्केल है। उससे अगर आप डेस्क की लेंथ को पता करेंगे, मेजर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि डेस्क की लेंथ कितनी है। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ओकेजन होते हैं आपकी लाइफ में कि वहां पे क्या आपको जरूरत पड़ती है लेंथ और डिस्टेंस मेजर करने की। वो कौन कौन से ओकेजन होते हैं, जैसे आप टेलर को कपड़े देने जाते हैं ना, तो आप टेलर आपका कुछ भी बना रहा है तो आपकी लेंथ मेजर करता है, तो वहां पे उसको क्या जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। या कारपेंटर को जो भी कपबोर्ड बनाना है उसके लिए हाइट विड्थ के लिए उसको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है कि कितनी उसको वुड चाहिए कि वो ये डोर बना सके। तो यह इन बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि जहाँ पे मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप स्टैंडर्ड स्केल यूज करते हैं उसे मेजर करने के लिए। वैसे ही जैसे फार्मर को क्या है, अगर उसे पता हो कि उसका जो एरिया है लैंड का, कि उसकी कितनी लेंथ है, ब्रेथ है, जिससे वो क्या करे, कितनी सीड उसको चाहिए सो करने के लिए, कितने वाटर की जरूरत है उसको अपनी क्रॉप्स के लिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेजरमेंट्स के थ्रू, स्टैंडर्ड स्केल के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसकी डिस्टेंस है। सपोज आपसे कोई पूछे कि आप कितने टॉल हो, ठीक है, अब अगर आप अपने दो गिल्ली डंडा लगाएंगे तो उससे तो नहीं बता सकते। आपके पास अगर स्टैंडर्ड स्केल है, आपके पास इंची टेप है, या आप अपने स्केल से ही सिंपली अगर अपनी हाइट को मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट आप कितने टॉल हैं। उसी तरीके से डेस्क कितनी वाइड है अभी हमने समझ लिया। दिल्ली से लखनऊ कितनी दूरी पे है, तो वो अभी मैंने कहा ना, मोशन क्या है कि जब आप या कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से, क्योंकि अगर हम अपना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट कर रहा है वही चीज मोशन है। तो वो डिस्टेंस जो दिल्ली से लखनऊ है, अगर हमें वो पता होगी तो हम उसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। तो आप समझ गए आप मोशन क्या होता है, अगर और हमें कैसे हम उसको मेजर करते हैं कि कितनी डिस्टेंस है। स्टैंडर्ड स्केल्स की हेल्प से हम मेजर करते हैं कि कोई चीज कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस पे है। जितने भी क्वेश्चन की हमने बात करी उनमें कॉमन बात क्या है कि वो सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, तो वो चीज क्या है, डिस्टेंस है। और ये किसकी बात हो रही है, टू प्लेसेस की। जैसे आपके घर से स्कूल कितनी डिस्टेंस पे है आपका, आप जैसे अपने नानी के घर जा रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है। तो ये चीज क्या होती है, जब हम टू प्लेसेस की बात करें या आपकी हाइट की बात करें, आप कितने टॉल हैं, तो आपके हेड टू टो की बात करें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के, आपके सर से आपके जो टो है उसकी डिस्टेंस के बारे में। तो इसका कॉमन आंसर क्या है, डिस्टेंस। कि अगर आपको डिस्टेंस पता होगी तो आपको पता होगा कि आपने कितना मोशन किया। अब बात करते हैं सम मेजरमेंट की। अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज आपको किसी भी क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है, आप अपने पैरों को यूज कर रहे हैं एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, कि आप कितनी लेंथ है ये जानने के लिए आप अपने फुट का यूज कर रहे हैं। अब क्या है कि जब आप क्लासरूम की लेंथ को मेजर करेंगे अपने पैरों से, तो हर एक बच्चे की क्या है, अलग अलग लेंथ आएगी, क्योंकि हर किसी के क्या है, हर इंडिविजुअल के फुट में डिफरेंस होगा, हर बच्चे का पैर अलग अलग होगा। तो क्या है कि आप क्लास को, हर एक बच्चा अपने तरीके से क्या कर रहा है, क्लासरूम की लेंथ को मेजर कर रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फुट को एज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज कर रहे हैं।
सेकेंड एक्टिविटी में अगर आपको अपनी डेस्क की लेंथ या विड्थ को मालूम करना है तो उसके लिए आप क्या करें, अगर अपना हैंड स्पेन यूज करें। हैंड स्पेन मीन कि जब आप जैसे इतनी डिस्टेंस एक बार, उसके बाद आप फिर से यहाँ पे अपनी थंब लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे को जो डिस्टेंस होगी, तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को अगर मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि टेबल की कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है। इससे आपने हैंड्स पेन से इन एक्टिविटीज के थ्रू आपने क्लासरूम की लेंथ और टेबल की लेंथ मेजर कर ली। मेजरमेंट मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। नोन क्वांटिटी क्या है, जो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो होती है, जो स्टैंडर्ड स्केल में होती है ना, उसे हम कहते हैं नोन क्वांटिटी। और अननोन क्वांटिटी क्या होती है, जो हमें पता करनी, इसी के कंपैरिजन को, अननोन को नोन से कंपैरिजन करना ही क्या होता है, मेजरमेंट होता है। जो हमारे मेजरमेंट में जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, जो जो वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, बदलती नहीं है, वो चीज होती है यूनिट। और जो हमारा मेजरमेंट का रिजल्ट होता है उसको हम टू पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। टू पार्ट्स मींस जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, नंबर होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारी यूनिट होती है। किसी भी मेजरमेंट की यूनिट होती है। सपोज अभी हमने क्या करा कि किसी भी रूम की हमने फुट के थ्रू अपनी लेंथ मेजर की। सपोज आपके 12 लेंथ ऑफ योर फुट, आपके पैरों की कितनी वो निकली, 12 लेंथ निकली। तो 12 क्या है, नंबर है, और फुट लेंथ क्या है, यूनिट। क्योंकि हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट को हम टू पार्ट्स में बताते हैं, दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला क्या होता है, नंबर। आपने जब अपना क्लासरूम को मेजर किया तो आपके, जब आपने अपने फुट को ऐसे कैलकुलेट करागा तो 12 टाइम आपके पैरों ने उस पूरी क्लास की लेंथ को कवर किया होगा। तो वो क्या हो गई, आपका 12 नंबर हो गया, और यूनिट क्या हो गई, फुट लेंथ। तो ये इस तरीके से हम मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं नंबर और यूनिट में। अगर हम स्टडी करें जितने भी मेजरमेंट आपने ली, कि आपने जैसे क्लासरूम की फुट के थ्रू हर एक बच्चे ने उसकी मेजरमेंट ली, या हैंड स्पेन का यूज करके आपने टेबल की विड्थ मेजरमेंट किया, तो क्या है कि जब आप रिजल्ट देखेंगे तो हर एक बच्चे का क्या होगा, रिजल्ट अलग अलग होगा। क्योंकि हर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। सबके हाथ इक्वल तो नहीं है, सबके पैर इक्वल तो नहीं है, तो उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा रिजल्ट में। तो इसी डिफरेंस के वजह से अब क्या होगा कि हर एक बच्चे के हैंड स्पेन और फुट की लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो हर एक बच्चा अपनी मेजरमेंट बताएगा, क्योंकि वो उसने अपने हैंड स्पेन से कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने फुट से रूम की लेंथ को मेजर किया है, तो वो क्या बता रहे हैं, अपनी हैंड स्पेन और अपने फुट की लेंथ को बता रहा है। जिससे क्या है कि आपको जो कमरे की, जो रूम की एक्चुअल लेंथ है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बच्चे का हाथ और पैर का साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें एक्चुअल में हमारे रूम की लेंथ कितनी है या हमारे टेबल की लेंथ कितनी है, इसे पता करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए मेजरमेंट की, जो क्या बताए, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज ना हो जाए। वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1790 में फ्रेंच लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट को क्या किया, क्रिएट किया, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम। तो जो हमारे मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है वो किसने क्रिएट करी, फ्रेंच ने, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या हुआ कि सब लोगों ने इस सिस्टम को, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो आप कहीं और जाएंगे, जैसे हम क्या कह रहे हैं, हैंड स्पेन की वजह से हर एक बच्चे का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। उसी तरीके से अगर ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी हमारे स्टैंडर्ड यूनिट के मेजरमेंट में, तो उससे क्या होगा, आपके जो यूनिट में है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो इसी यूनिफॉर्मिटी के लिए वर्ल्ड वाइड क्या किया, सभी साइंटिस्ट ने इस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्या किया, एक्सेप्ट किया। जो ये हमारा सिस्टम होता है ना यूनिट का, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट। तो हमारे जो लेंथ होती है, अगर हम कहें ना कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर।
मतलब आपसे सिंपली कोई पूछेगा कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर। एसआई यूनिट मतलब आप कहीं भी चल जाइए, अगर लेंथ की एसआई यूनिट की बात होगी तो वो होगी मीटर। पर क्या होता है कि जो हमारा मीटर है, अगर हम उसको क्या करें, डिवाइड करें 100 इक्वल डिवीजन में, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, सेंटीमीटर के। मींस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये भी यूनिवर्सल है। ये क्या होते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड स्केल जो होता है ना, कि अगर हम कहेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज आपको सेंटीमीटर में मेजर करनी होगी तो ऑब्वियस ये बात है, अगर वो मीटर में रिजल्ट है तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वर्ल्ड वाइड है, हर जगह एक ही रूल फॉलो होता है। तो ये यूनिट्स, क्योंकि हमने क्या कहा कि किसी भी मेजरमेंट को आप दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, पहला नंबर से, दूसरा यूनिट से। तो 1 क्या है, नंबर, और मीटर क्या है, हमारी लेंथ की यूनिट। वैसे ही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। अब क्या है कि ये तो हमारा क्या होगी, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होगी, और अगर हम उसे फर्दर कन्वर्ट करें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, तो वो हो गई कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब अगर आपको लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करनी है, जो आप जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली टू लखनऊ, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा लंबी है, तो आप उसे मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं होती है लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के, तो वहां पे हम लार्जर यूनिट यूज करते हैं लेंथ की। वो क्या होती है, हमारी किलोमीटर। आपने माइलस्टोन में देखा होगा ना, लिखा होता है पत्थरों में कि इतनी दूरी और है, अभी आपको इतना और डिस्टेंस कवर करना है, तो वो किस में होती है, किलोमीटर में। और वो किलोमीटर कितनी होती है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है, इट्स मीन कि आपने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और मीटर क्या होती है, हमारी लेंथ की एसआई यूनिट होती है, जो क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, समझ गए आप लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट वेरियस टाइप के मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। सिंपली अभी आपको पता चल गया कि आप किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर स्केल यूज करते हैं। अब आपने टेलर को देखा होगा, वो कपड़े की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करता है, इंच टेप। वैसी जो क्लोथ मर्चेंट होते हैं, जो कपड़ा व्यापारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मीटर रॉड यूज करते हैं कपड़े की लेंथ को मेजर करने के लिए। हमने जो लेंथ मेजर करी वो मीटर में ही यूज करी, पर जो हमारे डिवाइस हैं, मेजरिंग डिवाइस है, वो क्या हो गए, वेरी हो गए। जो टेलर है वो टेप यूज करेगा, मर्चेंट क्लोथ, सॉरी क्लोथ मर्चेंट क्या करेगा, मीटर रोड यूज करेगा। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो आपके डिवाइस का सुटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, सपोज आपकी चेस्ट की, अगर टेलर क्या है, आपकी चेस्ट के साइज को मेजर कर रहा है, और वो किससे कर रहा है, मीटर रोड से, तो इस पॉसिबल है कि वो मीटर, जो मीटर रॉड होता है ना, रॉड के शेप में होता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अगर इससे आपकी मेजर करी चेस्ट, तो आपको लगता है कि जो साइज होगा वो एग्जैक्ट मेजर होगा मीटर रोड से, नहीं। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस है वो सुटेबल होना चाहिए जिस भी चीज की हम लेंथ को मेजर करें। वैसे अगर हमें किसी भी पेड़ की ट्री की गिथ मेजर करनी है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंच टेप, क्योंकि ये क्या है, सुटेबल डिवाइस है हमारी लेंथ को मेजर करने के लिए। वैसे ही अगर आपको कोई स्मॉल मेजरमेंट करनी है, जैसे आपको क्या करना है कि आपकी पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। सिंपली आप उसको यूज करके अपनी पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। आप इंच टेप के यूज करे बिना, क्योंकि इंच टेप में बहुत ज्यादा लंबी चीजें जिनकी जो लेंथ होती है ज्यादा है, उनको मेजर करते हैं। छोटी वाली को आप इस तरीके से अपने ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल का यूज करके कर सकते हैं, या 30 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके उससे ज्यादा डिस्टेंस के चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास सुटेबल डिवाइस होना चाहिए, जो क्या करे, हमको एग्जैक्ट लेंथ का मेजरमेंट दे सके।
अब क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली क्या है कि आपको अपने स्केल को क्या है अपने ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल लगा के उसकी लेंथ को मेजर करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना फिगर में, ये बिल्कुल इसकी अगर आप बॉक्स की लेंथ को कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इससे लगा के किया गया है, जिससे क्या हो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिले। तो इसीलिए जो आपका स्केल है उसको ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में बिल्कुल उसके साथ लगा के मेजर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि कुछ स्केल में क्या होता है कि आपका जो जीरो का मार्क होता है वो ब्रोकन होता है। इस वजह से अगर आप अपनी लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या है फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए क्या है कि इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप जैसे यहाँ पे क्या है अगर जीरो का मार्क सही नहीं होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा गलत आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें कि आप अपने दूसरे जो मार्क है जो क्या होता है 1, यहाँ पे से अपने जो लेंथ है बॉक्स की उसको मेजर करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा सही आएगा। पर क्या होता है कि जब एंड में जब आपका जो रिजल्ट आएगा उसे क्या करते हैं अपनी जो रिजल्ट आया है उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 से। क्यों? जैसे आप एग्जाम्पल आपने अपने जीरो से लिया पर जीरो क्या था गलत था तो आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। अगर आप 1 से लेंगे सपोज आपका जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है 14.3 सेंटीमीटर। आपके बॉक्स का साइज कितना है 14.3 सेंटीमीटर। पर आपने जो जो आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया वो किससे किया 1 से। तो आप कितने से सब्सट्रैक्ट करेंगे 14.3 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी बॉक्स की लेंथ कितनी है 13.3 सेंटीमीटर। तो जब भी अगर किसी के स्केल में जीरो में मार्क सही से ना हो या आपको वहां पे सही से ब्रोकन है तो वहां पे क्या करते हैं जीरो को छोड़ के 1 से, और 1 में भी कोई प्रॉब्लम है तो 2 से करेंगे तो माइनस कर देंगे 2 से। तो हमेशा क्या है कि स्केल को एक तो क्या करें बॉक्स से या जिस भी ऑब्जेक्ट से आप उसको मेजर करें उससे बिल्कुल लगा के उसे मेजर करते हैं। दूसरा अगर आपके स्केल में कुछ प्रॉब्लम है ब्रोकन है तो उसके बाद वाले पॉइंट से अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और एंड रिजल्ट को हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं जिस भी पॉइंट से आपने मेजर करना स्टार्ट किया। जैसे 1 से किया तो 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट किया तो 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो आपका क्या होगा एक एग्जैक्ट लेंथ होगी आपके बॉक्स की। और दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि मेजरमेंट को आप 2 यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पहला नंबर दूसरा यूनिट। तो हमेशा यूनिट लिखी जाती है और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर। यहाँ पे आपने किस में मापी है किस में मेजर की है सेंटीमीटर में, इसलिए आपने लिखी है सेंटीमीटर। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के लिए आपकी जो आई की पोजीशन है। आई की पोजीशन मींस जब आप सामने से देखते हैं ना तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट। अगर आपकी पोजीशन आपने सामने से ना देख के इधर उधर से देखेंगे तो उसमें क्या है आपके एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी चीज का मेजरमेंट करें तो फ्रंट व्यू से सामने से अपने पॉइंट को देखें और उस रिजल्ट को लिखें। तो ये वो तरीके हैं कि जिससे आप एक तो मेजरमेंट लें और सही मेजरमेंट लें। देखो अभी हमने जो प्रीवियस एक्टिविटी में समझा कि हम डेस्क की लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। आप सिंपली स्टैंडर्ड स्केल यूज कर रहे हैं, स्केल रख के आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है ये कर्व लाइन की लेंथ मेजर करनी है। कर्व लाइन इस तरीके से होती है स्ट्रेट तो नहीं है, तो आप अगर इसमें स्केल रखेंगे तो क्या आप मेजर कर पाएंगे इसकी लेंथ को कर्व लाइन की। तो क्या होता है कि जब अगर आपको कर्व लाइन की लेंथ मेजर करनी है तो आप थ्रेड की हेल्प से धागे की हेल्प से कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बाद में उस जो थ्रेड है उसको मीटर स्केल यूज करके आप कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मीटर स्केल यूज करके कर्व लाइन की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी से समझते हैं कि किस तरीके से हम थ्रेड का यूज करके कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे आप एक कर्व देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ए है और ये क्या हुआ हमारा यहाँ से कर्व लाइन के थ्रू ये पॉइंट बी तक। तो अब हमको क्या करना है इस ए पॉइंट से इस पॉइंट बी तक हमको क्या करनी है अपने कर्व लाइन की लेंथ मेजर करनी है। तो आप क्या यूज करेंगे थ्रेड यूज करेंगे। तो थ्रेड क्या होगा जो पॉइंट आपका ए है वहां पे एक नोट एक गार्ड जैसी बात देंगे अपनी थ्रेड में, उससे स्टार्ट करते हुए आप क्या करेंगे अपने कर्व में। जैसे आपका ये क्या है कर्व है
ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए पॉइंट। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक नोट लगा दिया अपने धागे में। तो आप क्या करेंगे, अपने थ्रेड को सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक यूज करेंगे अपने थ्रेड को अपनी कर्व लाइन के। फिर धीरे 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 आगे को ले जाते हुए, आगे को ले जाते हुए इस सेकेंड कर्व को करेंगे। तो जब क्या है, स्मॉल पोर्शन में आप अपने थ्रेड को बिल्कुल कर्व लाइन से टच करते हुए, ये नहीं कि आपने सीधे रखा तो एरर होने के चांसेस होंगे। आपको एग्जैक्ट जो लेंथ है आपकी कर्व लाइन की आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आप स्मॉल पोर्शन का मतलब अपने थ्रेड का स्मॉल पोर्शन को यूज करेंगे कि एक बार यहाँ से इतने तक, फिर यहाँ से इतने तक, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरीके से एक स्मॉल पोर्शन में अपने थ्रेड को यूज करेंगे अपने कर्व लाइन को मेजर करने में। तो जैसे जैसे आप मेजर करेंगे तो आपका क्या पॉइंट पहुंच जाएगा, बी। तो क्या किया, जब आपने ए पॉइंट से अपने थ्रेड को मेजर करते हुए आप किस में पहुंचे, बी पे पहुंचे, तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल गई कि ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी। अब क्या है कि उसके बाद आपका जो बिगिनिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, आपके जो थ्रेड में आपने नोट लगाया ना, ये जो गार्ड लगाई ए पॉइंट में वो बी में, उसको क्या करेंगे, सीधा रखेंगे थ्रेड को, और अपने स्केल की हेल्प से, अपने स्टैंडर्ड जो भी आपके पास है लेंथ मेजर करने के लिए, उसके लिए आप स्टैंडर्ड स्केल को यूज करके उस थ्रेड की अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो कर्व लाइन है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप समझ गए कि इस तरीके से थ्रेड की हेल्प से आप अपने कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्केल की हेल्प से लेंथ मेजर नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि हमको जब लेंथ लेनी होती है तो बहुत केयरफुली, बहुत करेक्टली लेने के लिए बहुत केयरफुली ये काम करना होता है। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से अगर ये स्मॉल पोर्शन में थ्रेड को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, आपको एग्जैक्ट लेंथ अपनी कर्व लाइन की पता नहीं चलेगी। तो बहुत सारे हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, डिवाइस होती हैं, इन डिस्टेंसों को यूज मेजर करने के लिए यूज की जाती है। आपने पढ़ लिया ना कि स्टैंडर्ड क्या होता है, जो एक फिक्स होता है जिसका, उसको जब आप अननोन से कंपेयर करते हैं तो वही चीज क्या होती है, मेजरमेंट होता है। अगर आपको किसी चीज की भी मापना है, आपको मेजर करना है कि ये चीज कितना है, तो आपके पास पहले से कुछ फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे आपके स्केल में क्या है, 0 to 15 सेंटीमीटर का मार्क है, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, फिक्स यूनिट। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अगर कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो आप थ्रेड से उस फिक्स यूनिट से कंपेयर करेंगे। तो यही क्या होता है, मेजरमेंट होता है। और इससे जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, डिवाइस होते हैं, उनकी हेल्प से आप इजीली किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोशन क्या होता है, कि जब आप चल के या कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं, आप मोशन करते हैं। पर अगर हम अपने चारों तरफ की चीजें की बात करें कि वो मूविंग में है या नहीं, सपोज आपने देखा होगा मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। या जिस चेयर पे आप बैठे हैं, या आपने डॉग देखा होगा, काऊ देखा होगा, मतलब एनिमल्स देखे होंगे, बटरफ्लाई देखी होगी, बर्ड्स जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। या आपने क्या देखा कि जो आपकी वॉल क्लॉक है या मूविंग ट्रेन। तो ये सारी चीजें जो भी ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, अगर आप इनकी एक टेबल जैसी बनाए कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, तो आप इन ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पे है। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, अगर इन्हें डिसाइड करने के लिए कहा जाए मोशन पे या रेस्ट पे, अगर आपसे कहा जाए कि बर्ड है वो मोशन करती है या रेस्ट पे रहती है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि हाँ, बर्ड क्या करती है, मूव करती है। आपका जो टेबल है, आप उसको मूविंग में रखना है या रेस्ट पे रखना है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, टेबल को अपने रेस्ट में रखना है। इस बेसिस पे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है या मोशन पे, इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, जो आर्ट का मूवमेंट होता है, जो आर्ट मोशन करता है ना, उसको समझेंगे कि चींटी किस तरीके से मूव करती है। उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। सपोज आप ऐसा कोई भी ऐसा जगह ढूंढिए जहां पे क्या है, आपको चींटियां मिल जाए, आंट्स मिल जाए। वहां पे क्या करें, एक स्प्रेड ए लार्ज सीट, मतलब एक व्हाइट पेपर बिछाइए। उस पेपर में क्या करें, शुगर डाल दें, क्योंकि शुगर के क्या होता है कि चींटियां क्या करती हैं, अगर उनको आसपास शुगर दिखती है ना तो अट्रैक्ट होती हैं और शुगर के तरफ चली आती हैं।
तो जब क्या होंगी कि जो आंट हैं शुगर की तरफ को अट्रैक्ट होंगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या है वहां पे बहुत सारी आंट आ जाएंगी और वो क्या करेंगी, शुगर की तरफ को अट्रैक्ट होंगे और वहां पे क्वेलिंग करना स्टार्ट कर देंगी पेपर में। मतलब क्योंकि आपने क्या किया कि उस पेपर पे ही शुगर रखी, तो क्या है वो अट्रैक्ट कहाँ को होंगे, उस पेपर की तरफ को। तो जिस तरीके से जो आंट आने लगी, तो आप धीरे धीरे क्या करें, अगर उनके मार्क करने लगे कि वो किस तरीके से मूवमेंट करी, जैसे इस आंट का और इस आंट का आपने मूवमेंट देखा कि इसने यहाँ से इस तरीके से शुगर की तरफ को वो क्वेलिंग करी, उस तरीके से रेंगी, या इस तरीके से आप मार्क करते रहे कि किस तरीके से क्या किया आंट ने मूवमेंट किया। मतलब पॉइंट जैसे बनाते रहेंगे कि आपने सिंपली ऐसे से पॉइंट करते गए कि इस तरीके से उसने अपना मूवमेंट शो किया, क्योंकि मतलब इस तरीके से अगर हम मूवमेंट बना रहे हैं कि इस तरीके से हमारी आंट ने मूवमेंट किया, मतलब अगर आप एक्टिविटी करेंगे, इसको एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो आपने पॉइंट बना लिए कि कैसे कैसे आंट का मूवमेंट है। उसके बाद कि जब आपने देख लिया कि कुछ सेकंड के बाद आपने पोजीशन बना ली कि हमारी आंट ने किस तरीके के पेपर में मूव किया, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप पेपर से वो शुगर को और उन आंट्स को हटा लेंगे। फिर उसके बाद जो आपके पॉइंट है ना, उनको कनेक्ट करेंगे। उनको कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो आंट की जो डायरेक्शन है ना, कि वो किस तरीके से उसने मूव किया है, उसको आप पेपर में इजीली देख पाएंगे, कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारी आंट है या हमारी जो चींटियां हैं, वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही थी। तो मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि क्या है, टाइम तो लगा ना, ये तो नहीं कि जैसे जो हमारा रेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा टेबल, वो रेस्ट है तो कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई टाइम ही नहीं लग रहा उसके मोशन में। तो मोशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही चीज क्या होती है, मोशन होती है। अब आपने एक्टिविटी 4 में जो भी अपने ऑब्जेक्ट को रखा कि कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं या कौन से मूवमेंट में, आपने डॉग को किस में रखा, मोशन में, और अगर आपसे कहें टेबल को किस में रखा, रेस्ट में। पर अगर आपसे ऑब्जेक्ट किस टाइप के, क्लॉक, इलेक्ट्रिक फैन, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर आपको ग्रुपिंग करने के कहा जाए, तो सोचो कि आप इन्हें किस में रखेंगे, इसको आप मोशन में रखेंगे या रेस्ट में रखेंगे। क्योंकि क्लॉक तो क्या है, वॉल क्लॉक आपकी लगी है, वो कहीं पे मूव तो नहीं कर रही, वो वहां जहां पे आपने लगाई होगी वो वहीं पे रहेगी। वैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फैन है, वो जहां पे लगा है वहीं पे रहेगा, वो मूव तो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन है। तो फैन ने तो इस तरीके से अपना मूवमेंट किया ही नहीं, उसने कोई अपना पोजीशन चेंज की ही नहीं, तो हम इसको रेस्ट पे रखें या मोशन में रखे। अब इसी चीज को समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूविंग में है या रेस्ट पे है। इस चीज को समझने के लिए कि हमारा किस तरीके से मूवमेंट होता है, क्योंकि देखिए जो क्लॉक के अगर आप देखेंगे क्लॉक को, तो उसमें जो उसकी हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं, वैसे फैन के ब्लेड क्या है, मूव कर रहे हैं। पर हमारे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं है, पर वो मूव तो कर रहे हैं। उसी तरीके से आपने आंट या ट्रेन को देखा, वो भी तो उसी तरीके से मूव कर रही है। एक फिक्स एरिया है, जैसे वो आपका पेपर सीट था, आंट ने क्या करा, उस पेपर सीट में ही तो मूव किया, पर उसने अपनी पोजीशन चेंज करी। उसी तरीके की जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, वो भी तो मूवमेंट इसी तरीके का कर रही है कि एक फिक्स एरिया में जो क्लॉक हैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो फैन के ब्लेड होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स पोजीशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे फैन या क्या जो आपकी वॉल क्लॉक होती है, तो ये मूविंग में रखे या रेस्ट में, तो आप इनको किस में रखेंगे, मोशन वाले ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इनमें मूवमेंट होता है। क्योंकि हमने जो एक्टिविटी समझी कि आंट के मूवमेंट से, वो एग्जैक्ट यही है कि आपका आपका फिक्स एरिया में क्या कर रहा है, आंट का मूवमेंट कर रहा है। इसी चीज को समझने के लिए, इसी डिफरेंस को समझने के लिए कि जो हमारा रेस्ट और मोशन को समझने के लिए कुछ हमारे टाइप समझेंगे मोशन को, उससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में मोशन क्या होता है, ये डिफरेंस क्या होता है मोशन और रेस्ट में।
अब समझते हैं डिफरेंट टाइप का मोशन के बारे में कि मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि जो व्हीकल होते हैं वो एक क्या है, स्ट्रेट रोड में मूव करते हैं। जैसे ये जो गाड़ियां चल रही हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, उसी तरीके से जो सोल्जर की मार्च पास होती है वो भी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है। या आपने कोई स्टोन फॉल किया, ऊपर से ऐसे नीचे को फेंका, तो वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में उसका मूवमेंट होता है या मोशन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन में चीजें मूव करती है, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। या जैसे आप स्प्रिंटर्स की बात करें, जो दौड़ लगाते हैं ना, 100 मीटर की दौड़ में अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या है, एक स्ट्रेट ट्रैक में दौड़ है। तो ये सब चीजें क्या है, क्योंकि मोशन क्या होता है, जब किसी चीज का क्या होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो पर यहाँ पे क्या है, जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ये सारे एग्जांपल किस चीज के हैं कि आप मोशन जो कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं। तो जब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। समझ गए? जब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। यह क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर कोई, जैसे ये हमारे क्या है, सोल्जर हैं, ये क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, इनकी लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, एक्टिविटी 6 में हम समझेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सपोज आपके पास एक स्टोन है, आप उसको एक थ्रेड से बांधे, उसके बाद क्या करें, आप अगर उसको अपने हाथों में से घुमाएं, क्या हुआ, आपके पास एक स्टोन था, पत्थर था, आपने उसमें एक थ्रेड बांधा, उसके बाद उसको ऐसे अपनी चारों तरफ घुमाया, तो आप क्या देखेंगे कि जो स्टोन है, अगर उसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्टोन क्या है, एक सर्कुलर पाथ में, वो स्टोन क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैसे? जैसे ये स्टोन है, ये थ्रेड है और ये आपका हाथ है, ठीक है, इसे आपने पकड़ा, सो ना वो नहीं है। तो ये क्या हुआ, जब ये थ्रेड को आप ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा। तो जो डिस्टेंस है आपके हाथ से इस थ्रेड की, वो क्या होगी, इक्वल होगी, हर जगह से क्या होगी, इक्वल होगी। ये सर्कल जो है सही नहीं दिख रहा, क्योंकि सर्कल क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल राउंड होता है। तो वहां पे क्या होता है, अगर ये आपका हाथ है सेंटर में, तो क्या है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, रेक्टिलिनियर, जब क्या होता है, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब आपका मोशन क्या है, एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब अगर हम, अभी हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक फैन या आपकी जो वॉल क्लॉक है उसको हम किस में रखे, मोशन में रखे या रेस्ट में। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, ये एग्जाम्पल ही है हमारे इलेक्ट्रिक फैन और आपकी क्लॉक की। ये क्या है, जो हमारी क्लॉक होती है और इलेक्ट्रिक फैन होता है, ये क्या शो करते हैं, सर्कुलर मोशन शो करते हैं। देखो, जो हम इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्लेस पे ही रह के क्या कर रहे हैं, पर ये मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे स्टोन ने मूव करा, वो था तो हमारे हाथ में ही, हमने उसे जब घुमाया तब उसने क्या करा, मूवमेंट किया, मोशन किया। उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक क्या करते हैं, एक ही जगह पे रह के, रेस्ट पे रह के, पर क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। कैसे? जो ऐसे हमारी जो ब्लेड है फैन की, वो क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, जैसे हमारे स्टोन ने रोटेट करा। वैसी जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, जो सुइयां होती है ना घड़ी की, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वो कौन सा मोशन शो कर रही है, सर्कुलर मोशन। आपका फैन क्या कर रहा है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ही तो दिख रहा है ना ये। तो ये जो हमारे हैंड, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फैन और जो क्लॉक होती है, ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे भी जो लेंथ है आपकी, ये क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होती है, जो लेंथ होती है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन रिपीट करता है, मतलब कुछ टाइम पे आपको मोशन बार बार देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, पेरियडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियडिक मोशन। अभी तक हमने कितने टाइप के पढ़ लिए, 3 टाइप के मोशन, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड पेरियडिक मोशन।
इसको समझने के लिए कि पीरियडिक मोशन क्या होता है, आप एक स्टोन लें और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दें। अभी तो हमने क्या किया, पहले वाले में सर्कुलर में कि स्टोन बांधा, उसे घुमाया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग से अपनी स्टोन को, ये जैसे सपोज ये आपका स्टोन है और ये आपने स्ट्रिंग में बांध दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप अपनी से जो ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ आपका स्टोन है, इसको एक साइड को ले जाएंगे और अपने हाथों से इसे छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ को मूव करेगा, मतलब ये इसका मूवमेंट क्या करेगा, इधर को। तो ये क्या बन जाएगा, पेंडुलम, कि एक बार ये इधर को जाएगा, एक बार ये इधर को जाएगा। करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। इस तरीके से अगर आप सेंटर में ऐसे अपने स्टोन का से ले जाएंगे और छोड़ेंगे तो वो एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड पेंडुलम की तरह काम करेगा। तो इस टाइप का जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम मोशन होता है, उसी टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन कहते हैं। ये पेंडुलम क्या होता है, हमारे पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। आप पेंडुलम खुद ही बना लीजिए। तो इस टाइप का मोशन जब क्या है कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। और पेंडुलम इसका एग्जाम्पल है पीरियडिक मोशन का। देखो फिगर में आप देख रहे हैं ना कि बच्चा क्या कर रहा है, स्विंग करा रहा है। तो जब क्या है, बच्चे ने इस गर्ल को ऐसे धक्का दिया होगा, पुश किया होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या है कि ये गर्ल दोबारा अपनी पोजीशन में आ रही है। स्विंग करते हुए बच्चों को अगर आप नोटिस करेंगे तो सिंपली आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या है, पीरियडिक मोशन हो रहा है। या आप गिटार को बजाएंगे तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है ना, वो भी क्या करती है, पीरियडिक मोशन। क्योंकि पीरियडिक मोशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ इंटरवल के टाइम पे। क्योंकि मोशन क्या है, टाइम से रिलेटेड है। हमेशा याद रखना कि मोशन क्या होता है, जब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज में अपनी पोजीशन चेंज करता है। आप पोजीशन चेंज करना, अपनी वॉल क्लॉक और टेबल फ्रेम को ध्यान में रख करना कि पोजीशन वो चेंज कर रहा है, एक फिक्स एरिया में कर रहा है पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो मोशन क्या होता है, जब फिक्स एरिया पे या कुछ डिस्टेंस पे आप अपनी पोजीशन को चेंज करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पीरियडिक मोशन में क्या है कि जब क्या कर रहा है कि हमारा मोशन क्या हो रहा है, अपने को रिपीट कर रहा है कुछ इंटरवल के टाइम पे। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे स्विंग करना, या जो आपकी पेंडुलम होता है, या आपकी जो तबला होता है ना, उसके जब आप उसको तबले को बजाएंगे तो वो भी क्या है, पीरियडिक मोशन शो करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पीरियडिक मोशन के। देखो अगर आपने स्विंग मशीन को चलते हुए देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्विंग मशीन में क्या होता है कि वो सेम लोकेशन में रहती है, जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फैन और आपकी वॉल क्लॉक रहती है। पर क्या होता है कि जब उसके व्हील को आप मूव कराते हैं, जो उसमें व्हील लगे थे, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और साथ ही साथ उसकी जो नीडल होती है वो अप और डाउन कंटिन्यूअसली मूव करती है। स्विंग मशीन जिससे कपड़े सिलते हैं ना, उसे कहते हैं स्विंग मशीन। तो उसमें क्या है, जब आप व्हील को मूव कराते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, साथ ही साथ निडल क्या है, अपना अप और डाउन कर रही है। और जब हमारा मोशन रिपीट होता है तो वो किस टाइप का मोशन होता है, पीरियडिक मोशन होता है। तो हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में दो टाइप का आपका मोशन दिख सकता है। इसी तरीके से अगर आपने जो ग्राउंड पे लगी बेल होती है ना, उसके अगर मोशन को ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि वो क्या करती है, रोलिंग करती है, घूमती है, रोटेट करती है। साथ ही साथ क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, ग्राउंड के मूव करती है। तो इसमें अगर आप बेल, जो ये हमारी बेल का मूवमेंट है ग्राउंड में, तो बेल क्या शो कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। अपने जो ग्राउंड के साथ वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। और जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है वो रोटेशनल मोशन हो गया। तो हम समझ गए कि हमारे ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा टाइप का मोशन शो कर सकते हैं। हमने जितने भी मेजरमेंट एक्टिविटी समझी, जितने भी समझ टाइप का हमने मोशन समझा, उसमें हमने क्या बात समझी कि हमारा ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही चीज क्या होती है, मोशन होती है। अगर हम बात करें तो हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। जैसे स्नेल ग्राउंड में मूव कर रहा है, या बटरफ्लाई फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रही है। आप
रिवर्स देखते होंगे ना, वो भी क्या कर रही है, फ्लोइंग कर रही है, उनमें भी क्या है, मोशन है। एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहे हैं, वो भी मोशन है। जो मून होता है हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता है, वो भी मोशन है। तो ये जितनी चीजें होती हैं, ये सब क्या होती है, मोशन होती है, पर ये टाइम के साथ होता है। अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबको समझ में आया होगा कि मोशन और मेजरमेंट क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।